सुनहरी सीपियों वाली लाल साड़ी पहनकर जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे देखकर अनिरुद्ध की आंखें चमक उठीं। आगे बढ़कर मुझे अपनी आगोश में लेकर वो बोले, छोड़ो सौम्या, क्या करना है शादी वादी में जाकर। तुम आज इतनी प्यारी लग रही हो कि बस तुम्हें बाहों में लेकर प्यार करने का जी चाह रहा है। क्या आप भी? मैंने स्वयं को धीरे से छुड़ाते हुए कहा। विशाल आपका सबसे करीबी दोस्त है, उसकी शादी में नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगा। वैसे भी इस परदेश में आपके मित्र ही तो हमारा परिवार हैं। चलिए अब देर मत कीजिए। अच्छा, लेकिन पहले कहो कि तुम मुझे प्यार करती हो। हाँ बाबा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरा लहजा एकदम सपाट था। अनिरुद्ध कुछ देर गौर से मेरी आंखों में झांकते रहे, फिर बोले, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी संवर गई है। अपने आप को बहुत खुशनसीब समझने लगा हूँ मैं। फिर भी न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे तुम दिल से मेरे साथ नहीं हो, कि जैसे कोई समझौता कर रही हो। सौम्या, सच बताओ, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? मैं सिहर उठी। क्या अनिरुद्ध ने मेरे मन में झांक कर सब देख लिया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद को संयत कर मैंने इतना ही कहा। आप भी कैसी बातें करते हैं? मेरे खुश न होने का क्या कारण हो सकता है? इस वक्त तो मुझे बस समय से पहुंचने की चिंता है और कोई बात नहीं। शादी से वापस आते आते काफ़ी देर हो गई थी। अनिरुद्ध तो बिस्तर पर लेटते ही सो गए, लेकिन मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। पुरानी यादें दस्तक देकर मुझे बेचैन कर रही थीं। ऐसे में नींद कहाँ से आती? कितने खुशनुमा दिन थे बे। स्कूल के बाद कॉलेज में प्रवेश, बेफिक्र यौवन, आंखों में सपने और उमंगों के उस दौर में वीरांगना का साथ। वीरांगना राणा, प्यार से सब उसे बीरा बुलाते थे। दूध में घुले केसर सी उजली रंगत, घनी लंबी केश राशि, उज्ज्वल दंत पंक्ति, अत्यंत मासूम लावण्य था उसका। जीवन को भरपूर जीने की चाह, समस्याओं का साहस से सामना करने का मादा, हर परिस्थिति में हंसते रहने की अद्भुत क्षमता थी उसमें। मैं उसकी जीवंतता से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। हम दोनों कब एक दूसरे के निकट आ गई थीं, हमें खुद भी पता न चला। फिर तो कभी वो मेरे घर, कभी मैं उसके घर में होती। साथ में नोट्स बनाते और खूब गप लड़ाते। माँ मजाक में कहती, जिसकी शादी पहले होगी वो दूसरी को दहेज में ले जाएगी, और हम खिलखिलाकर हंस पड़ते। एक दिन बीरा ने मुझसे कहा, आज भाई घर आने वाला है, इसलिए मैं कॉलेज नहीं चलूँगी। तू शाम को आना, तब मिल पाऊँगी अपने भाई से। बीरा का बड़ा भाई फौज में कैप्टन था और छुट्टी लेकर काफ़ी दिन के बाद घर आ रहा था। इसी वजह से वो बहुत उत्साहित थी। शाम को बीरा के घर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाई और दरवाजे से थोड़ा टिककर खड़ी हो गई। लेकिन अपनी बेख्याली में मैंने देखा ही नहीं कि दरवाज़ा सिर्फ भिड़ा हुआ था, अंदर से बंद नहीं था। मेरा वजन पड़ते ही दरवाज़ा अंदर से झटके से खुल गया, मगर इससे पहले कि मैं गिरती, दो हाथों ने मुझे मजबूती से थाम लिया था। मैंने जब सिर उठाकर देखा तो देखती ही रह गई। बीरा जैसा ही उजला रंग, चौड़ा सीना, ऊंचा कद, तो ये था कैप्टन समर राणा। उसकी नज़रें भी मुझ पर टिकी हुई थीं, जिनकी तपिश से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया और मेरी पलकें स्वतः ही झुक गईं। लो, तुम तो मिलवाने से पहले ही भाई से मिल ली, तो कैसा लगा मेरा भाई? बीरा की खनकती आवाज़ से मेरा ध्यान बटा। उसके बाद मैं ज़्यादा देर वहाँ न रह पाई, जल्दी ही बहाना कर घर लौट आई। उस पूरी रात जागती रही मैं। उन बलिष्ठ बाहों का घेरा रह रहकर मुझे बेचैन करता रहा। एक पुरुष के प्रति ऐसी अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। सारी रात अपनी भावनाओं का विश्लेषण करते ही बीती। समर से अब अक्सर ही सामना हो जाता। वो बहन को रोज घुमाता और बीरा भी मुझे साथ पकड़कर ले जाती। दोनों भाई बहन एक से एक थे। ऊपर से सताने के लिए मैं थी ही। रास्ते भर मुझे लेकर हंसी ठिठोली करते रहते, मुझे चिढ़ाने का एक भी मौका न छोड़ते, मगर मेरा उनकी बातों में ध्यान कहाँ होता। मैं तो समर की मौजूदगी से ही रोमांचित हो जाती। दिल जोरों से धड़कने लगता। उसका मुझे कनखियों से देखना, मुझे छेड़ना, मेरे शर्माने पर धीरे से हंस देना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। कभी कभी डर भी लगता कि कहीं ये खुशी मुझसे छिन न जाए। मन में ये सवाल भी उठता कि मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। आखिर समन ने तो मुझे कोई उम्मीद नहीं दी थी। वो तो मेरी ही कल्पनाएं उड़ान भरने लगी थीं। और फिर अपने प्रश्न का मुझे जल्दी ही उत्तर मिल गया था। एक शाम मैं, समर और बीरा उनके घर के बरामदे में कुर्सी डाले बैठे थे। तभी आंटी पोहे बनाकर ले आईं। मैं सोच रही हूँ कि इस राजपूत के लिए कोई राजपूतनी ले आऊँ। आंटी ने समर को छेड़ने के लहजे में कहा। मम्मा, भाई को राजपूतनी नहीं, गुजरातन चाहिए। बीरा मेरी ओर देखकर बड़े अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। आंटी मेरी और समर की ओर हैरानी से देखने लगीं, पर समर खींच उठा।
क्या बीरा, तुम भी हर बात की जल्दी होती है तुम्हें? मुझे तो कह लेने देती पहले। समर ने आगे क्या कहा ये सुनने के लिए मैं वहां नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद ही मेरे मोबाइल पर उसका फ़ोन आया। अपनी शैली के विपरीत आज उसका स्वर गंभीर था। सॉरी सौम्या, मैं खुद तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन बीरा ने मुझे मौका ही नहीं दिया। खैर, मेरे दिल में क्या है ये तो सामने आ चुका है। अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं मम्मी पापा से बात करूं। वैसे एक फौजी की ज़िंदगी तमाम खतरों से भरी होती है। अपने प्यार के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। अच्छी तरह से सोचकर मुझे अपना जवाब देना। सोचना क्या है, मैं मन से तुम्हारी हो चुकी हूँ। अब जैसा भी है मेरा नसीब तुम्हारे साथ है। हमारे प्यार को परिवार वालों की सहमति मिल गई और तय हुआ कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद हमारा विवाह किया जाएगा। समर की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थीं। उसके वापस जाने से पहले जो लम्हे मैंने उसके साथ गुजारे वे मेरे जीवन की अमूल्य निधि हैं। उसका शालीन व्यवहार, मेरे प्रति उसकी संवेदनशीलता और प्रेम के वे कोमल क्षण मुझे बाव बेहाल कर देते हैं। उसके साथ अपने भविष्य की कल्पनाएं एक सुखद अनुभूति देती हैं, मगर इंसान जैसा सोचता है वैसा हो कहाँ पाता है। पड़ोसी देश के अचानक आक्रमण करने की वजह से सीमा पर युद्ध के हालात उत्पन्न हो गए। एक फौजी के परिवार को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है इसका अंदाजा मुझे उस वक्त ही हुआ। टीवी पर युद्ध के हृदय विदारक दृश्य और फौजियों के निर्जीव देहें, उनके परिजनों का करुण रुदन देखकर मैं विचलित हो जाती। मन तरह तरह की आशंकाओं से घिरा रहता। सारा वक्त समर की कुशलता की प्रार्थना करते ही बीतता। ऐसे में मैं एक दिन बीरा के साथ बैठी थी कि समर की बटालियन से फ़ोन आया। समर को लापता कर दिया गया था। माना जा रहा था कि उसे दुश्मन देश के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। कुछ देर के लिए तो हम सब जड़ रह गए। फिर मन की पीड़ा आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकली। वहाँ समर न जाने कितनी यातनाएं झेल रहा था और यहाँ खुद को कितना बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे हम। युद्ध की समाप्ति पर दुश्मन देश ने अपने पास युद्धबंदी होने की बात पर साफ इनकार कर दिया। हमारी कोई कोशिश काम न आई। हम जहाँ भी मदद की गुहार लगाते हमें आश्वासनों के अलावा कुछ न मिलता। उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी। वक्त तो गुजरता गया। इतना सब होने के बाद भी जिंदगी रुकी नहीं। वाकई ये बड़ी निर्मोही होती है। जीवन तो पुराने ढर्रे पर लौट आया, लेकिन मेरा मन मर चुका था। बीरा और मैं अब भी साथ ही कॉलेज जाते, मगर समर अपने साथ हमारी हंसी खुशी सब ले गया। बस जीना था तो सांस ले रहे थे। ऐसे ही निरुद्देश्य जीवन बस एक शून्य भर रह गया था। फिर हम दोनों ने साथ ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी कर लिया। तब एक दिन मम्मी ने मुझे अनिरुद्ध की तस्वीर दिखाई। मैं जानती हूँ कि तुम समर को भुला नहीं पाई हो, लेकिन बेटा ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हें आगे के बारे में सोचना ही पड़ेगा। इसे देखो, माता पिता सूरत में रहते हैं, खुद अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अगर तुम कहो तो बात आगे बढ़ाएं। वो मुझे समझाने के स्वर में बोली। उनकी बात सुनकर मैं तड़प उठी। आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? मैं समर के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप एक औरत हैं, कम से कम आप तो मेरी मनोदशा समझें। तो क्या जिंदगी भर कुंवारी रहोगी? हाँ, अब मेरा स्वर तल्ख होने लगा था। और आप क्यों परेशान होती हैं? आप लोगों को मेरा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। जल्दी ही मैं कोई नौकरी ढूंढ लूँगी। फिर तो आप निश्चिंत तो रहेंगी ना? पागल हो गई हो क्या? हमने कब तुम्हें बोझ कहा? लेकिन हम कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? इस समाज में आज के दौर में एक अकेली औरत का जीना आसान नहीं। उसे न जाने कितने कटाक्षों और दूषित निगाहों का सामना करना पड़ता है। कैसे जी पाओगी तुम? समझ क्यों नहीं रही हो तुम? मम्मी परेशान हो उठी, मगर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं कुछ समझना नहीं चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं सिर्फ समर से प्यार करती हूँ, और समर का कुछ पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। कुछ पता नहीं। बीरा की धीमी आवाज़ सुनकर हम दोनों चौंक पड़ी। वो न जाने कब से खड़ी हमारी बातें सुन रही थी, लेकिन हमें पता ही नहीं चला था। मम्मी कुछ झेप कर रह गईं, लेकिन उसने उन्हें मैं बात करती हूँ कहकर दिलासा दिया और वह हम दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली गईं। बीरा, तू कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। तू भूल रही है कि जिसके बारे में तू बात कर रही है वो तेरा भाई है। जानती हूँ, लेकिन हकीकत से भी तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता ना। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी तो पूरा करना ही हमारा फ़र्ज है। तुम्हें शायद भाई के लौटने की आस है, लेकिन जब 1971 के युद्धबंदी अब तक नहीं लौटे तो हम किस आधार पर उम्मीद लगाएं? लेकिन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है सौम्या। तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। तुम चाहती हो कि वे जीवन भर तुम्हारे दुख में घुलते रहें। क्या तुम्हारा उनके प्रति कोई फ़र्ज नहीं? लेकिन मेरा भी तो सोचो। समर के अलावा मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ?
अपनी जिम्मेदारियों को सामने रखोगी तो फैसला लेना आसान हो जाएगा। उस दिन हम दोनों सहेलियां आपस में लिपटकर खूब रोए थे। फिर मैं अनिरुद्ध से विवाह करके न्यू जर्सी आ गई, मगर मैं समर को एक दिन के लिए भी नहीं भूल पाई। हालांकि मैंने अनिरुद्ध को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, अपने हर कर्तव्य का निर्वहन भली प्रकार से किया, पर मेरे मन में उसके लिए प्रेम पनप न सका। मेरे मन मंदिर में तो समर बसा था, अनिरुद्ध को कहाँ जगह देती, यही बात मुश्किल भी खड़ी करती। मैं कभी मन से अनिरुद्ध की पत्नी न बन पाई। उसके सामने जब अपना तन समर्पित करती, तब मन समर की कल्पना करता। मुझे खुद पर गिलानी होती थी, लगता अनिरुद्ध को धोखा दे रही हूँ। आखिर उसकी तो कोई गलती नहीं थी, फिर क्यों उसे अपने हिस्से के प्यार से वंचित रहना पड़े। अब वही तो मेरे जीवन का सच था, मगर खुद को लाख समझाने पर भी मैं समर को दिल से नहीं निकाल पाई। शायद एक औरत जब प्यार करती है तो बहुत शिद्दत से करती है। अलार्म की आवाज़ ने विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। सारी रात सोचते सोचते ही बीत गई थी। एक ठंडी सांस लेकर मैं उठ खड़ी हुई। फिर 1 साल बाद ही भारत आना हुआ। इस बीच बीरा का विवाह भी हो चुका था। जब इस बात का पता चला तो मन में एक टीस सी उठी थी। तुम्हारी पसंद की मूंग की दाल का हलवा बनाया है, वहाँ तो क्या खाती होगी तुम ये सब। मम्मी मेरे आने से बहुत उत्साहित थीं। बीरा कैसी है मम्मी? वो अपने ससुराल में ठीक तो है ना? हाँ, वो भी आई है अभी मायके। अच्छा, तो मैं जाऊंगी उससे मिलने, मैंने खुश होकर कहा। इस पर मम्मी कुछ खामोश हो गईं, फिर धीरे से बोलीं, हमने तुमसे एक बात छिपाई थी। बीरा की शादी के कुछ दिन पहले ही समर रिहा किया गया था। उसका एक पाँव बेकार हो चुका है, बैसाखियों के सहारे ही चल पाता है। अभी महीना भर पहले ही उसका भी विवाह हुआ है। तुम वहाँ जाओगी तो जाहिर है अत्यंत असहज महसूस करोगी। बेहतर होगा किसी दिन बीरा को यहीं बुला लो। ये सब सुनकर वज्रपात हुआ था जैसे मुझ पर। नियति ने कैसा क्रूर मजाक किया था मेरे साथ। समर की रिहाई हुई तो मेरी शादी के फौरन बाद किस्मत के अलावा किसे दोष देती। समय मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुका था, अब हो भी क्या सकता था। इसी उधेड़ बुन में कई दिन निकल गए। पहले सोचा कि बीरा से बिना मिले ही वापस लौट जाऊंगी, लेकिन फिर लगा कि जो होना था हो गया। उसके लिए बीरा के साथ जो मेरा खूबसूरत रिश्ता था उसे क्यों ख़त्म करूं। अजीब सी मनोदशा में मैंने उसके घर का नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही आवाज़ सुनाई दी जिसे सुनकर मेरी धड़कनें बढ़ जाती थीं। विधि की कैसी विडंबना थी कि जो मेरा सबसे ज़्यादा अपना था आज वही पराया बन चुका था। मैं अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाई। रुंधे गले से इतना ही बोल पाई, मैं सौम्या। कैसी हो तुम? समर का स्वर भी भीगा हुआ था। ठीक हूँ, और आप? मैं भी बस ठीक ही हूँ। वो मुझे बीरा से बात करनी थी, अभी वो घर पर नहीं है। ठीक है कहकर मैं रिसीवर रखने लगी तो समर बोल उठा, रुको सौम्या, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जानता हूँ कि मेरा अब कोई हक नहीं, लेकिन क्या आज एक बार और हम शाम को उसी कॉफ़ी शॉप पर नहीं मिल सकते जहाँ मैं तुम्हें ले जाता था? एक बार लगा कि कह दूँ, हक तो तुम्हारा अब भी उतना ही है कि बुलाओगे तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन ये सच कहाँ था। अब दोनों के जीवन की दिशा बदल गई थी। अग्नि के समक्ष जिस मर्यादा का पालन करने का वचन दिया था उसे तो पूरा करना ही था। अब किस हैसियत से मिलूं मैं आपसे? हम दोनों शादीशुदा हैं और आपकी नज़रों का सामना करने का साहस नहीं है मुझ में। किसी और से शादी करके मैंने आपको धोखा दिया है? नहीं, आपकी आंखों में अपने लिए घृणा और वितृष्णा का भाव नहीं देख सकती मैं। फिर ऐसा धोखा तो मैंने भी तुम्हें दिया है सौम्या। जो कुछ भी हुआ हालात के चलते हुआ, इसमें किसी का भी दोष नहीं। मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता। मेरे दिल पर जैसे बहुत बड़ा बोझ है, तुमसे बात करके खुद को हल्का करना चाहता हूँ। बाकी जैसा तुम ठीक समझो। मैं जानती थी कि मैं उसे इनकार नहीं कर सकती थी। एक बार तो मुझे उससे मिलना ही था। मैंने समर से कह दिया कि मैं उससे 6 बजे मिलने आऊँगी। शाम को मैं 5:30 बजे ही कॉफ़ी शॉप पर पहुँच गई, लेकिन समर वहाँ पहले से ही मौजूद था। जब उसने मेरी ओर देखा तो उठकर खड़ा हो गया। उफ, क्या हालत हो गई थी उसकी। जेल में मिली यातनाओं ने कितना अशक्त कर दिया था उसे। और उसका बायां पैर, बड़ी मुश्किल से बैसाखियों के सहारे खड़ा था वो। कभी सोचा भी न था कि उसे इन हालात में देखना पड़ेगा। हम दोनों की ही आंखों में नमी थी। बैरा कॉफ़ी देकर चला गया था। बीरा कैसी है? मैंने ही शुरुआत की। अच्छी है। एक गहरी सांस लेकर समर बोला, वो खुद को तुम्हारा गुनहगार मानती है। कहती है कि अगर उसने जोर न दिया होता तो शायद आज तुम मेरी। मैं निगाह नीचे किए चुपचाप बैठी रही। गुनहगार तो मैं भी हूँ तुम्हारा, वो कहता रहा। तुम्हें सपने दिखाकर उन्हें पूरा न कर सका, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में था। पकड़े जाने पर मुझे भयंकर अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं।
अगर हिम्मत हार जाता तो दम ही तोड़ देता, लेकिन तुमसे मिलन की आस ही मुझे उन कठिन परिस्थितियों में हौसला देती थी। एक बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन पकड़ा गया। फिर एक दिन सुना कि दोनों तरफ की सरकारों में संधि हो गई है, जिसके तहत युद्ध बंदियों को रिहा किया जाएगा। मैं बहुत खुश था कि अब तुमसे आकर मिलूंगा और हम नए सिरे से जीवन की शुरुआत करेंगे। जब यहाँ कर पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मेरी हताशा का कोई अंत न था। फिर बीरा भी शादी करके चली गई। जेल में मिली यातनाओं ने मुझे अपंग कर दिया था। मैंने खुद को गहन निराशा और अवसाद से घिरा पाया। मेरे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगा था। जरा जरा सी बात पर क्रोध आता था। अपना अस्तित्व बेमानी लगने लगा था। उन्हीं दिनों नेहा से मुलाकात हुई थी मेरी। उसने मुझे बहुत संबल दिया और जीवन को फिर एक सकारात्मक दिशा मिल गई। मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा था। मैं तुम्हें खो चुका था, अब उसे खोना नहीं चाहता था। तुम मेरे दिल के कोने में आज भी हो, मगर नेहा ही मेरे वर्तमान का सच है। मैं सोचने लगी कि एक पुरुष के लिए कितना आसान होता है अतीत को पीछे ढकेल कर जिंदगी में आगे बढ़ जाना। फिर खुद पर ही मुझे शर्मिंदगी हुई। अगर समर मेरी याद में बैरागी बनकर रहता तब खुशी होती क्या मुझे? बस तुम्हारी फिक्र रहती थी, पर तुम अपने घर संसार में सुखी हो ये जानकर मैं सुकून से जी पाऊंगा। समर कह रहा था, मुझे खुशी है कि तुम्हें ऐसा साथी मिला है जिसके साथ तुम संतुष्ट हो। मैंने सहजता से कहने की कोशिश की, दिल पर कोई बोझ मत रखो और बीना से कहना मुझे आकर मिले। अब चलती हूँ, देर हो गई है। बिना उसकी तरफ देखे मैं उठकर बाहर आ गई। जिन भावनाओं को अंदर बड़ी मुश्किल से दबा रखा था वे बाहर पूरी तीव्रता से उमड़ आई थीं। ये सोचकर ही कि अब दोबारा कभी समर से मुलाकात नहीं होगी, मेरा दिल बैठने लगा। अपने अंदर चल रहे इस तूफान से जद्दोजहद करती मैं तेज कदमों से चलती रही। तभी पर्स में रखे मोबाइल की घंटी बज उठी। अनिरुद्ध का स्वर उभरा, मैं तो अभी तुम्हें ही मिस कर रहा हूँ, कब वापस आओगी तुम? जल्दी ही आ जाऊंगी। बहुत अच्छा सौम्या, वो बात कहो ना। कौन सी? वही जिसे सुनना मुझे अच्छा लगता है। मैंने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जहन में समर का चेहरा कौंधा और आंखों में कैद आंसू स्वतंत्र होकर चेहरे पर लुढ़क आए। जीवन में फिर वही सून उभर आया था, लेकिन दिल में एक फैसला कर लिया कि भले मैंने समर से दिलोजान से प्यार किया था, लेकिन अब समर की यादों को दिल के किसी एक कोने में दफन कर दूंगी और भूल कर भी उन्हें नहीं कुरेदूंगी। अनिरुद्ध, बेफिक्र रहो, एक दिन वो जरूर आएगा जब मेरे दिल से आवाज आएगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आंखों से आंसुओं की एक धारा बह निकली और दिल का सारा दर्द बह गया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मुझे समर को भुलाकर क्या अनिरुद्ध के लिए अपने दिल में प्यार की जगह बनानी चाहिए? क्या अपने पहले प्यार को भुलाना मेरे लिए आसान होगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में। दोस्तों, इस कहानी के लेखक थे रवि चामड़िया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जाते जाते कहानी को एक लाइक ज़रूर कर देना।